बिलियनर बनने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। दिल्ली में मेरा रिजेक्शन हो गया, आगरा में रिजेक्शन हो गया, तो मैं पिलानी से कॉल आई तो मेरे पेरेंट्स कहने लगे भाई पिलानी तो बहुत महंगा शहर है, वहाँ के हमारे पास पैसे नहीं है, तो नोबडी गेव मी मनी। तो आकाश जब आपने खोला तो आपने न्यूमरोलॉजिकली रेक्टिफाई कर कर आकाश का नाम रखा, नंबर्स के बिना कोई काम ही नहीं करता था। और फिर आपने उसके बाद जो वहाँ पे टीचर्स की टीम रखी, आपने उनको भी न्यूमरोलॉजिकली चेक किया, फिर आपने वो टीचर्स सिलेक्ट किए। उनके डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली चेक करता हूँ। तो मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मेरी सक्सेस का दर मेरे जो भगवान हैं, जो माता वैष्णो देवी जिन पर मैं ब्लाइंडली फेथ करता हूँ इतने सालों से, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग नंबर से क्या सोलमेट्स भी ढूंढ सकते हैं? तो मैं आपसे कुछ शब्द बोलूंगी, उस शब्द के भाव में आपको एक गाना बोलना है। Are we ready? तो जब मैं बोलती हूँ पावर, तो आपको कौन सा गाना याद आता है? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर जय मैदान, और फिर से मैं आपको एक बार बहुत अच्छे से वेलकम करना चाहती हूँ जानेमन ऑन जय मैदान पर। जब मैं जानेमन बोलती हूँ तो मुझे आपको बार बार बताना पड़ता है कि हम यहाँ पे प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके दिल और दिमाग की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नो द माइंड, जाने मन। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। मैं चाहती हूँ आज आप उनका माइंड जाने, उनके मन को जाने, बिकॉज एंड ही इज़ वेरी वेरी स्पेशल, बिकॉज मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ। आई अप्रिशिएट एडमायर द वे ही हैज़ ग्रोन, और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो बिलियनर बने हैं न्यूमरोलॉजी की वजह से। सो आई वॉन्ट यू टू वेलकम JC चौधरी जी। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला और अपने दिल की बात आज जो आप करोड़ों लोगों से यहाँ पर करेंगे, क्योंकि साइंस पर लोग मानते तो हैं, हर कोई करता है, पर उस बारे में बात नहीं करते। यू आर दी ओनली बिलियनर हु नॉट जस्ट टॉक्स अबाउट इट, बट अपनी सक्सेस का श्रेय इसको देते हैं। तो ये खूबसूरत बात और आपकी जर्नी की हम शुरुआत करेंगे। मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि कैसे आपने आकाश इंस्टीट्यूट क्रिएट किया और फिर उसको कई हजार करोड़ में बेचा, एंड इसकी शुरुआत आपने न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे कैसे की, हाउ न्यूमरोलॉजी गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन योर लाइफ। आप इतना देखिए कि मैं जब BSc करने के बाद मैं थॉमसन प्रेस में नौकरी की, तो वहाँ पे 150 रुपये में नौकरी लगी फरीदाबाद में। तो मेरे को एम्बेसी की कॉल आ गई पिलानी से, दिल्ली में मेरा रिजेक्शन हो गया, आगरा में रिजेक्शन हो गया, तो मैं पिलानी से कॉल आई तो मेरे पेरेंट्स को कहा पिलानी इंटरव्यू देने जाना है। तो वो कहने लगे भाई पिलानी तो बहुत महंगा शहर है, वहाँ के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप नौकरी करते रहो। तो मेरी इच्छा थी कि कल इंटरव्यू है, आज लास्ट डेट है, तो ये जाने दो मुझे। तो नोबडी गेव मी मनी। देन आई वेंट टू दिल्ली, कैपिटल बस सर्विस ली और दिल्ली पहुँचा। कदर बदल से कहा मुझे 5 रुपये दे दो, मैं इंटरव्यू देने जाना। तो उसने मेरे फादर फ़ोन कर दिया तुम्हारा बेटा आया पैसे लेने के लिए। उसने कहा बिल्कुल मत देना, तो हम नहीं चाहते वहाँ जाए, लेकिन मेरे को इच्छा करनी थी, MSc करनी है। तो मैं ऑटो पकड़ा और पुरानी दिल्ली स्टेशन चला गया। पुरानी दिल्ली स्टेशन पहुँचने से पहले जैसे ऑटो स्लो हुआ, भाग निकला, पैसे तो थे नहीं मेरे पास। तो स्कूटर वाला बुलाता रहा, मैंने बुलाता रहा तो यार कोई बात नहीं। तो वहाँ गया तो ट्रेन मेरी निकल गई और 4 घंटे में वहीं बैठाया रेलवे स्टेशन पे। तो 3 बजे फिर ट्रेन आई, तो मैं 5:30 बजे करीब लोहारू पहुँचा। अब लोहारू से पिलानी जाना था, तो पैसे थे नहीं, तो ड्राइवर को मैंने रिक्वेस्ट की भाई मुझे ले चलो पिलानी तक। कहते नहीं बाबूजी, मैंने छत पे बिठा दो यार, छत पे मैं फ्री बैठ जाऊँगा, कोई बात नहीं। कहते नहीं छत पे भी नहीं बिठाएंगे। तो मैंने कितने किलोमीटर है? कहता 24 किलोमीटर। अरे मैंने 24 किलोमीटर क्या होता है? तो मैंने दौड़ लगाई और 2.5 घंटे में भागता हुआ पिलानी पहुँच गया। तो मुझे लगा इंटरव्यू देना ज़रूरी है। तो वहाँ मेरे एक जान पहचान के थे अंकल जी, तो कहना भाई क्या बना रखा है? भूत बना हुआ है, मिट्टी विट्टी सर पड़ी है। मैंने कहीं भाग के आया हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो वहाँ इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन होने के बाद अब हो तो गया, वो कहते खर्चा कौन करेगा? तो 150 रुपये वहाँ पर खर्चा था मैंने का पिलानी में। तो मेरे फादर बोले हम 50 रुपये दे सकते हैं बस। और उधर मेरे जो चाचा जी थे वहाँ पर, वो कहते 50 में दे दूँगा। तो मैंने कहा 50 और कहाँ से हुआ? कहता है हरियाणा गवर्नमेंट से बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, बैकवर्ड एरिया में रहते हो, तो 50 रुपये बैकवर्ड एरिया मिल जाएगा, तो इस सिलसिला काम चल जाएगा। तो बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट लगा के हरियाणा गवर्नमेंट से 50 रुपये वहाँ से स्कॉलरशिप मिला। तो 150 रुपये ऐसे इस तरह से एम्बेसी चलता रहा हर महीने, और करीब
2 साल के बाद मैंने 79.3% से MSc पास किया बॉटनी में। फिर वैश कॉलेज भिवानी में मैं लेक्चर लगा, तो वहाँ पर 1 साल मैंने नौकरी की। फिर मेरा वहाँ मन नहीं लगा तो मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली हंसरा मॉडल स्कूल में ज्वाइन किया एज ए PGT बायोलॉजी, और उसके बाद फिर वहाँ भी मन नहीं लगा, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया। मेरे 4th क्लास में 4th क्लास मेरी मदर की डेथ हो गई। ये लकी नहीं है, अनलकी है। सारी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। कोई ऊपर देखने वाला नहीं, जो तुम्हारा दिल करता करते फिरो, कोई रोकने वाला नहीं। पॉवर्टी इतनी थी कि 7वीं क्लास तक चप्पल नहीं थी, नंगे पैर स्कूल जाते थे। और हर तरह से मतलब जो वर्स्ट कंडीशन होती है वो सोचिए। तो वो लक अच्छा होता, सिल्वर स्पून में पैदा होता। तो मैं पैदा हुआ जिस घर में, वहाँ 7 लोग रहते एक कमरे के अंदर। पिताजी मेरे टांगा चलाते थे उस टाइम पे। तो हाउ कैन आई से आई एम लकी। लक कई बार आपका बनता है जब आप नंबर्स को इस्तेमाल करते हो और हार्ड वर्क करते हो। इनफैक्ट 1984 में जी मैं एक बार हरिद्वार गया। वहाँ मेरे ब्रदर ला रहते थे, BHEL में काम करते, इंजीनियर थे। तो खाना खाने के बाद उन्होंने कहा जी ये बैठिए, आपको मैं एक नई चीज़ सिखाता हूँ। तो खाना खाने के बाद बैठे तो न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे बताया। मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं पूरी रात नहीं सोया और उसके साथ लगा रहा। नेक्स्ट डे भी मैंने कहा गावा साहब आप आज छुट्टी करो दफ्तर से, आज का दिन मुझे और सिखाओ। तो उसने फिर सारा शाम तक फिर दोबारा। और आपकी क्या एज थी तब? 84 में उसका 34 ईयर्स। ठीक है। तो वहाँ शाम तक फिर सीखते रहे। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करने लग गया। प्रैक्टिस भी मतलब ऐसा है कि जो मिल जाए रास्ते में उसी को पकड़ना, तेरे बारे में बताते हैं। मुझे याद है एक बार इस तरह से एक इंसिडेंस कि मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा था कटरा जी। तो ट्रेन में मैं टिकट लेके बैठा, तो वहाँ एक आदमी मेरे साथ बैठा था बर्थ पे। उसकी वहाँ पे जैसे लिखा हुआ था श्यामलाल, तो मैंने उसके श्यामलाल से कैलकुलेशन कर दिया और उसको उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो बाकी लोग जो थे बड़ा उत्सुकता देखने लगे। उसे पूछता भी गया मैं, तेरे जो मैं कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? कहते बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो एक एक करके दूसरा आदमी भी आ गया। तो अब मेरे को लगी इच्छा कि चलो चाय पीने नीचे उतरते प्लेटफॉर्म पे। कहते आप बैठे, हम आपके लेके आते। मैंने ठीक है। तो जब तक मैं जम्मू उतरा तो मैं पूरी बॉगी का कैलकुलेशन कर दिया था। जितने भी लोग थे एक एक लाइन लग गई। तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि अपने बच्चों का चेक किया कि इनके नाम की क्या स्पेलिंग है, क्या उसका है। तो मुझे लगा मैं दोनों बच्चों के नाम में कोई स्पेलिंग करेक्शन चाहिए। करी आपने? करी मैंने। और आकाश की भी की? आकाश उस टाइम इसका नाम मनीष था। अच्छा। आकाश बाद में रखा मैंने। मनीष था और फिर AA से मैंने उसको किया। और आशीष जो था वो सिंगल A था, मैंने उसको AA किया। इस तरह मेरे ब्रदर जो हैं जो अफ्रीका में रहते थे, उनके लड़की और लड़के थे, उनके स्पेलिंग चेंज की। उनके फैमिली के जितने भी बच्चे थे मैंने सबकी स्पेलिंग चेंज की। और इसलिए की ताकि उनका जो वाइब्रेशन है वो हारमोनी में आ जाए डेट ऑफ बर्थ के साथ। चौधरी साहब आपने अपनी की? मैंने अपने डेट ऑफ बर्थ को ढूंढा। मुझे ये नहीं पता मैं कब पैदा हुआ था। तो मैंने जब 84 तक मैंने देखा कि 34 साल के अंदर जितने भी मैंने अचीवमेंट किए या नुकसान किए हैं, मैंने सारे इंसिडेंट्स की लिस्ट बनाई 34 साल की। मतलब 20 से लेके 34 साल तक 14 साल की बनाई। तो मेरे जो इंसिडेंट्स थे मेरी डेट ऑफ बर्थ से एक भी मैच नहीं करता था। तो मुझे लगा हो ना हो मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। अब ठीक डेट ऑफ बर्थ कहाँ से पता करें? तो मैंने फादर से पूछा, मैंने कहा मैं कब पैदा हुआ? तो वो कहने लगे भैया हमें पता नहीं कब पैदा हुआ है। उस टाइम हम लोग माइग्रेट होके आए थे तो हर एक को रोटी की चिंता थी। कौन याद रखता है बच्चा कब पैदा हुआ? कब पैदा हुआ? 7 8 18 के घर में थे। तो मैंने फिर अपने गांव गया जहाँ पर मैं पैदा हुआ था। वहाँ से सबसे ओल्डेस्ट आदमी से मैंने पूछा, भाई ताऊ ये बताओ कि क्या सिस्टम था यहाँ पर जो बच्चे पैदा होते हैं, कौन नोट करता है? बोला ये हफ्ते में 2 दिन चौकीदार आता था, वो बच्चों के नाम नोट कर जाता था और थाने में जाके बताता होडल में। तो होडल थाने से आपको रिकॉर्ड मिल सकता है। तो मैं होडल थाने गया तो वहाँ कहने लगे जी ये पहले हमारे पास था, लेकिन अब CMO ऑफिस है गुड़गांव में, वहाँ जाके आप पता करो। तो CMO ऑफिस गुड़गांव गया।
वहाँ जब गया तो फिर मैंने पूछा भाई मैं देखना चाहता हूँ, कहने वो गाँव अब फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट चला गया, वहाँ के CMO से मिलो, रिकॉर्ड से ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर मैं फरीदाबाद गया तो वहाँ हनुमान प्रसाद बैठा दफ्तर में। हमने कहा भैया 1950 का रजिस्टर दिखाओ। तो कह रहे बाबूजी इतनी धूल मिट्टी पड़ी है, उर्दू में लिखे हुए हैं, कैसे करेंगे? तो मैंने कहा यार प्लीज़ कर दिए, मेरे को बहुत ज़रूरी है। कह रहे क्या चाहते हो? मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ देखना चाहता हूँ। तो मैंने एक कागज़ पे अपनी कैलकुलेशन से जो डेट ऑफ बर्थ निकाली थी लिखी और उसको कागज़ पढ़ा दिया। रजिस्टर खोलो 1950 का, नवंबर का महीना देखो और डेट देखो 9, 18 या 27, इनमें से कोई होगी। तो उसने खोल के दिखाया तो उसमें 18 तारीख को लिखा पुत्र, मेरे पिताजी का नाम, दादाजी का नाम लिखा था। तब मुझे पता लगा कि मैं कब पैदा हुआ। पर आपने ये पहले ही कैलकुलेट कर ली थी कि यहाँ आप 9 को होंगे या 18 हाँ, को वो मैंने अपने 27? कैरेक्टर के बेस पे डेट मंथ कैलकुलेट कर लिया। आपको कैसे लगा कि आप 9 नंबर के इंसान हैं? क्योंकि मैं भी हूँ ना, तो मैंने कहा मैं थोड़ा बहती गंगा में हाथ धो लूं। 9 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े से परफेक्शन चाहते हैं हर चीज़ के अंदर, थोड़ी कंप्लीशन चाहते हैं। तो 9 नंबर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 1 शुरू होता है। और दूसरा इमोशनल भी जल्दी हैं, बेवकूफ़ भी जल्दी बनाए जा सकते हैं। आप तो बिल्कुल नहीं बन सकते बेवकूफ, बने ही कभी? एक से एक लोग कलाकार बैठे बना जाते हैं। तो उसमें मुझे थोड़ा सा एंगर भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और शॉर्ट टेम्पर भी हो जाते हैं। तो मोस्टली जो किताबों में क्वालिटी लिखी है 9 नंबर की, मेरे 80% मिलती थी। तो मैंने 9 सोच के 9 को ही पैदा हुआ होगा। तो वहाँ जब करने के बाद फिर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ अप्लाई किया, मेरी डेट ऑफ बर्थ तो चेंज की जाए। तो मैं उस टाइम नौकरी करता था, तो मुझे लगा कि 1.5 साल मेरी नौकरी और बढ़ जाएगी। आई रिटायर एज ए जॉइंट डायरेक्टर। तो 6 महीने लगातार मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करता रहा उनके साथ। तो उन्होंने कहा मैं आप 42 साल बाद आगे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करा रहे हो, क्या वजह है? मैंने न्यूमरोलॉजी मैंने कैलकुलेट किया। कहता हम नहीं जानते क्या न्यूमरोलॉजी होती है। मैंने चलो कोई बात नहीं, अब मुझे ये तो पता लग गया कब पैदा हुआ, अब अपना फ्यूचर प्लानिंग इससे कर लेता हूँ। तो वो सबसे बड़ा मुझे शौक चढ़ा कि इतने बड़े समुंदर के अंदर एक मोती को निकाल के लाना, अंधकार में सही डेट पर निकाल के लाना, जो कि 42 साल तक पता ही नहीं था। तो मुझे इस साइंस पर विश्वास हुआ कि ये एक्यूरेट साइंस है, काफ़ी अच्छी है, जिससे कि चीज़ें पता लग सकती हैं। तो देन आई स्टार्टेड डेवलपिंग इंटरेस्ट। देन आई रोड द बुक ऑन न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी में किताबें लिखी। तो उसके बाद मेरा और शौक बढ़ता गया और मैंने फिर सारे जो लाइफ के इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उनमें इनको यूज़ किया गया। ऐसा नहीं कि काम नहीं करते, काम बहुत करते हैं, लेकिन काम करने के अलावा भी आप देखिए कि आपका समय कैसा है। अगर आदमी का समय ठीक है तभी उसको सही डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो मुझे बताइए कि आप जो है बिलियनर 2020-21 में और 21-22 में यू बीन द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री, अमंग्स द हाईएस्ट टैक्स पेयर। मतलब हम आपकी गणना कर रहे हैं फ्रॉम मुकेश अंबानी एंड गौतम अदानी टू दैट लेवल, आपने इंडिविजुअल टैक्स पे किया एंड दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। तो आप अपनी इस सक्सेस में, इस ग्रोथ में, इस वेल्थ में, इस साइंस का कितना योगदान मानते हैं? मतलब अगर मैं 100% बोलूं तो कितना % इस साइंस का योगदान, या आप कहेंगे ईश्वर की रहमई? एक्चुअली क्या है कि सही टाइम पे सही काम करना, सही डिसीजन लेना ही सक्सेस का राज होता है। और न्यूमरोलॉजिस्ट को न्यूमरोलॉजी करते करते थर्ड आई डेवलप होती है और थर्ड आई से वो देख सकता है कि मेरा समय कैसे चल रहा है। उस थर्ड आई से ही वो सारा डिसीजन लेता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी गाड़ी चला रहा है और सामने रेड लाइट आती है तो रेड लाइट पर रुक जाता है, जैसे वो ग्रीन आती है चल पड़ता है। अब अगर आदमी कलर ब्लाइंड है तो उसको तो पता नहीं लगेगा रेड लाइट है ग्रीन लाइट है, तो वो हमेशा टकरा ही मारता रहेगा, ठोकरे मारता रहेगा। तो लाइफ में आदमी जितने भी हैं वो 90% टक्कर ही मार रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं रेड लाइट है ग्रीन लाइट है। इसका मतलब विच इज द राइट टाइम एंड विच इज द रॉन्ग टाइम, दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। इफ दे फाइंड आउट देन एटलीस्ट दे कैन मेक द डिसीजन इन द राइट टाइम। तो इसलिए वो फैसला जो है, आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है कॉलेज के लिए तो उसका नंबर देखा, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर से सारी ज़िंदगी चलती है। तो आकाश जब आपने खोला तो आपने न्यूमरोलॉजिकली रेक्टिफाई कर आकाश का नाम रखा, आकाश इंस्टीट्यूट का?
रेक्टिफाई तो क्या करना था वो तो मतलब अपने हिसाब से कैलकुलेट करके रखा, कैलकुलेट पका। और फिर आपने उसके बाद जो वहाँ पे टीचर्स की टीम रखी, मुझे ध्यान है आपने उनको भी न्यूमरोलॉजिकली चेक किया कि ये मेरे साथ ठीक से तालमेल मिलाएंगे कि नहीं, आकाश के साथ ठीक है कि नहीं, और फिर आपने वो टीचर्स सिलेक्ट किए। ऑफ कोर्स उनकी स्किल्स के बाद उनके नंबर भी चेक किए। नंबर्स के बिना कोई काम ही नहीं करता। आप करते हैं? मैंने जो पहले 5-10 साल थे, मैंने बच्चों के रिजल्ट कैलकुलेट करके रख लेता था। इसका ये नंबर है और इस साल ये ईयर बन रहा है, इसकी सिलेक्शन के चांसेस क्या है। तो जो बच्चे मुझे लगता था चांसेस बहुत अच्छे हैं, उनके ऊपर मैं बहुत मेहनत कराता था कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और जिनका लगता बिल्कुल ख़राब है तो उनको एक ग्रुप में इकट्ठा करता था, चलो इनको करना करें, इनके चांसेस बहुत कम है। तो मेरा रोल न्यूमरोलॉजी में सिलेक्शन में, जैसे कोई CFO ज्वाइन अपॉइंट करना है, CEO अपॉइंट करना है, तो जो कंपनी के बड़े बड़े वो होते हैं पोस्ट पे लोग, उनके डेट ऑफ बर्थ डेफिनेटली मैं चेक करता हूँ, क्योंकि अगर वो ही ठीक नहीं होंगे तो कंपनी सारी ख़राब हो जाएगी, नीचे वाला फिर भी चल जाएगा जैसे कैसे। तो आई ऑलवेज टेक केयर कि द नंबर ऑफ द पर्सन नेम शुड वाइब्रेट विद माई नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड आल्सो वाइब्रेट विद माई डेट ऑफ बर्थ। तो उस जो ब्रांड नेम है उसके वाइब्रेशन जो है वो मैच करनी चाहिए उसके नाम से। तो आकाश इंस्टीट्यूट का टोटल कितना आता है? 4। फिर आपको तो 4 सूट नहीं करता? 9 नंबर को सूट करता है ना। तो 8 की चिंता नहीं किया? 8 तो शादी के लिए होता है या प्रॉपर्टी के लिए होता है, वो तो हम आपने उसको यूज करना जरूरी नहीं समझा। पर आपने सारे नंबर्स में से 4 क्यों चूज किया? आप एक तो खैर नहीं चूज कर सकते थे, पर आप 5 चूज कर सकते थे, आप 3 चूज कर सकते थे। 4 नंबर मुझे लगा कि काफ़ी टेक्निकली इंटेलिजेंट नंबर है, और कैलकुलेटिव ज़्यादा है, हार्ड वर्क ज़्यादा है, और जैसे जब समय बीतता गया, लगभग 40 साल हो गए, तो हर बार किताबें पढ़ पढ़ के नई चीज़ें भी आई, नॉलेज में हमेशा इंक्रीज हुई है। आज भी मैं बहुत किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैं ये कहूँ कि मुझे सब आता नहीं आता, तो जितना आता है उस टाइम पे हो सकता है कोई चीज़ मैंने कैलकुलेट किया, आज मुझे लगता है वो गलत था। तो ऐसा होता है अक्सर कि जो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, पिछली नॉलेज आपको ख़राब लगती है। तो बस हिट एंड ट्रायल चलता रहता है, एंड वी ट्राई टू मेक द परफेक्शन लाइफ। तो न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है कि न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक छोटा सा एक सहारा है, और उस सहारे को आप ले लेंगे तो आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। ये नहीं कि मेरे नंबर यही हैं तो मैं यही बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आपको काम भी करना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हम भी 18-18 घंटे काम करते रहे, खाली नंबर के भरोसे बैठे रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो आदमी को कर्मा की थ्योरी पे यकीन करना चाहिए। जैसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, आप काम करिए, फल की इच्छा मत करिए। तो मेरा भी यही हिसाब था कि काम ही करते रहो सारा दिन, और जो रिजल्ट होगा अच्छा होगा। वो काम सिंसियरली करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, दिखावे का नहीं होना चाहिए, और ईश्वर की अपार कृपा आपके ऊपर जरूरी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मेरी सक्सेस का दर मेरे जो भगवान हैं, जो माता वैष्णो देवी, जिन पर मैं ब्लाइंडली फेथ करता हूँ इतने सालों से, तो उसका बहुत बड़ा रोल है। जो मांगो सब पूरा कर देती है, कुछ भी कसर नहीं छोड़ती। तो मैंने ये सोचा कि माता रानी ने मुझे सब कुछ दिया, घर परिवार दिया, एजुकेशन दी, पढ़ाई दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो वहाँ वृंदावन में मैंने उनकी जो मूर्ति बनाई थी अकेले बैठे हुए, तो मेरे ख्यालों में हमेशा आता था। कितनी बड़ी मूर्ति बनाई थी आपने माँ की? 141 फुट की थी, 148 फीट, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। तो मेरे को हमेशा महसूस होता था कि माता रानी बैठे वहाँ पे, पर अकेले हैं। तो महादेव जी जो उनके पति हैं वो नहीं है, तो इट इज़ वेरी बैड। तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैंने ये सोच के कि इनकी कंपनी के लिए महादेव जी होने चाहिए, मैंने वहाँ पर महादेव का नाम से वहाँ धाम बनाया, और महादेव का धाम बनाया। तो कृष्ण की भूमि जो है ऐसी है कि वृंदावन के अंदर जादू है ज़मीन में। मुझे पता है, जब मैं ज़मीन लेने गया था, मेरे पैरों को मिट्टी ने खींच लिया, अट्रैक्ट मैग्नेट की तरह। रुक जाओ, इधर तलाश ख़त्म। अब माता ने कहा मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं पे बिठाओ उनको भी। तो फिर मैंने राधे कृष्ण धाम बनाया, और उसके बाद फिर
मुझे शनि का सीरियल देखा, मुझे शनिदेव बहुत अच्छे लगे, जस्टिस करते हैं और उनकी अर्ली लाइफ काफ़ी मेरे जैसे रही, दुखी रही है, तो मैं रिजेंबल करता उनसे, तो मैंने कहा उनकी भी मूर्ति यहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं। तो जब चारों मंदिर का दिमाग में आ गया तो एक ख्याल आया नाम क्या रखूँ, तो अचानक मेरे मुझे 4 नाम रख देते हैं, तो मैंने 4 नाम का नाम रखा और लगातार फिर 3.5 साल लग के 4 नाम तैयार किया, जिसको 10 तारीख को हमने इनॉग्रेशन किया है। और उसमें मतलब वो एक अद्भुत चीज़ बनी है। मैं कहूँ मैंने बनाया गलत, मैं एक साधन बनाने के लिए, और भगवान ने वहाँ पर इस मिट्टी के अंदर, राधे कृष्ण मिट्टी में ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि इतना शांति है कि कोई आदमी जाए तो उसको जो मांगेगा सब मिलेगा वहाँ पर डेफिनेटली। और आपने महादेव की जो मूर्ति बनाई है वो भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आई है? हाँ, ये गिनीज, उसका जो ट्राइडेंट बनाया है त्रिशूल, वो 200 फुट का है। 200 फुट का ट्राइडेंट महादेव का बनाया है। और महादेव 175 फुट के, तो वो भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुझे दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं इसमें। और इसको अब इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि 8th वंडर वर्ल्ड। ओह वाओ। तो उम्मीद है कि 8th वंडर वर्ल्ड के नाम से ये पॉपुलर हो जाएगा 2-4। मैं यही प्रार्थना करूंगी और अपने सारे व्यूअर्स को बोलूंगी कि जब भी वो वृंदावन जाएं या ना भी जा पा रहे हो तो स्पेशल प्रोग्राम बनाएं और आपके 4 धाम पर होकर आएं, जहाँ पे वर्ल्ड के गिनीज बुक होल्डर शिव जी हैं, महादेव हैं, जो आपने माता रानी की कंपनी के लिए बनाए थे। क्योंकि आपका नंबर 9 और 8 है और आप मुझे किसी भी लिहाजे से अनलकी तो नहीं लग रहे हैं चौधरी साहब, तो ये 9 और 8 का आपने गठबंधन क्या किया इसका? तो अगर मान लीजिए एक बॉय है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 9/8 है, जैसे मैं हूँ, अगर मेरी मैरिज किसी ऐसे लड़की से होती है जिसका डेस्टिनी नंबर 4 है या 7 है, तो दोनों एंटी हैं, तो ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं होगी। तो फिर आपकी वाइफ का नंबर क्या है? मुझे पता ही नहीं उनको भी नहीं पता। तो फिर ये अच्छा हो गया कि खराब हो गया? जो चीज पता ना हो, अंधकार में रहे, तो उसका बेनिफिट डाउट अच्छा ही लेते हैं। पर आप, क्योंकि आपने अपनी ढूंढ ली, आपको क्या लगता है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, क्या नंबर की? रजिस्टर में तो गलत लिखी है, इतना मैं श्योर हूँ। पर जो उनका रिफ्लेक्शन है वो 2 नंबर का ज्यादा लगता है आपको? उनका रिफ्लेक्शन 2 का अच्छा लगता है, क्योंकि वो के से शुरू होता है, तो 2 नंबर से ही शुरू होता है। क्योंकि मैं भी उनसे मिली हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि उनमें 2 नंबर की रिफ्लेक्शन ज्यादा है। वो जो पहला लेटर होता है अल्फाबेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी के ऊपर मोस्टली सारे कैरेक्टर डिपेंड करते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो नाम का पहला अल्फाबेट होगा उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो भी इंसान के कैरेक्टर को बताएगी? बिल्कुल बताएगी। तो आपका और मेरा नंबर भी सेम है और आपका और मेरा अक्षर भी सेम है। अब मुझे बताइए, मैंने आपके जितना लेट बिलियनर नहीं बनना, मुझे जल्दी बनना है। बिलियनर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है। बिलियनर बनने से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। सवाल इस बात का है कि उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हो। उस पैसे का मैंने बहुत सदुपयोग किया और एजुकेशन में लगाया, रिलीजन में लगाया, और कुछ मंदिर में लगाया, कुछ लोगों की सेवा करने में लगाया, और बाकी बचे हुए की सारी प्रॉपर्टीज ली। अब जो बचा हुआ है कुछ तो करूँगा, कुछ नहीं करूँगा तो क्या होगा। और मुझे आपकी वो बात ध्यान है जब आपने मुझे कहा कि जब मैं किसी शहर में जाता हूँ और मैं शहर में पैर रखता हूँ तो मैं इस भाव से चाहता हूँ कि शहर पर राज करना है। मैं चाहती हूँ व्यूअर्स को वो सेल्फ मोटिवेशन और वो सेल्फ प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताएं। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे 250 सेंटर थे आकाश के, और जहाँ मैं सेंटर खोलने जाता था मैं सोचता था यहाँ पे इस शहर पर राज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता था कि हमारे अंदर मटेरियल हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है, टीचर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं है। तो अल्टीमेटली वी विल विन। तो व्हेनेवर यू गो, कोई भी काम शुरू करना है, सबसे पहले तो चीज़ है कि आपको ये लगना चाहिए कि मैं जीतूंगा इसमें। अगर आप ज़रा भी 1% दिमाग के अंदर रखते हैं कि शायद यार मैं इसमें रह सकता हूँ, तो वो शायद आपको ले डूबेगी। मैं तो कभी भी नहीं सोचा जिंदगी में फेलियर कभी होना भी है। आई ऑलवेज बिलीव कि आई विल विन, और उस फार्मूले को सक्सेस होने में मेरा बहुत हेल्प किया है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, अगर वो ही नहीं है तो फिर मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। तो वो नंबर जो है वो आपकी साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर के साथ मैच करना चाहिए। फिर उसके बाद आपने किसी को
कोई टाइम देना है अपने हिसाब, देखिए आपका कौन सा ईयर चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल ईयर क्या है। सो हम इसको थोड़े थोड़े पार्ट में बोलते हैं ताकि लोग समझ सकें कि आप इसके आज भी टीचर हैं, आप इसको आज भी पढ़ाते हैं। तो इसको समझते हैं। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपकी 18 नवंबर, तो 18 तारीख है आपका साइकी नंबर और 9 नंबर। फिर हम इसको टोटल ऐड करेंगे 18, और फिर आपका महीना है नवंबर और ईयर है 1950। तो जब हम सब कुछ ऐड करेंगे 1 + 9 + 1 + 1 + 1 + 9 + 5 + 0, यानी कि पूरा ईयर और सेंचुरी को ऐड कर जो हम नंबर बनाएंगे, ये आपका डेस्टिनी नंबर है। ठीक। Yes, yes. अब आप मुझे बताइए कि इसमें लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि उनका ईयर कौन सा चल रहा है। मैं समझाता हूँ इसको बड़े सिंपल शब्दों में। सबसे पहले आप देखिए आप किस तारीख को पैदा हुए। 1 से लेकर 31 के बीच में कोई डेट तो होगी। अगर 1 से 9 के बीच में तो हम इसको सिंपल कहते हैं डेट को, और 10 से लेकर 31 तक तो कंपाउंड नंबर कहलाते हैं, जो 2 डिजिट से बने होते हैं। जो 2 डिजिट से होते हैं उनको हम जोड़ के सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जैसे मेरा 18 है, ये कंपाउंड नंबर है, तो 8 और 1 9 हो गया, तो सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। ये मेरा बर्थ नंबर है या साइकिल नंबर कह सकते हो। तो लाइफ के जितने भी डिसीजन हैं रोज़मर्रा के काम के लिए हम इस नंबर को इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका ऐड करते हैं मंथ का नंबर। मंथ है 11, 11 का सिंगल नंबर आया 2, तो 9 के साथ 2 जोड़ दिया, 9 पर 9 + 2। ईयर है 1950, तो 9 और 1 10 और 15, 15 का 6, 6 ऐड कर दिया। तो हमने 9 + 2 + 6, 9 और 2 11 और 6 17, 17 बन गया 8। तो ये 8 डेस्टिनी नंबर है, या लाइफ पाथ नंबर कहते हैं, डेस्टिनी कहते हैं। अब मैं लिखूँगा कैसे इसको, 9/8, 9 साइकिक, 8 डेस्टिनी नंबर। अब ये अगर नंबर आपस में दोस्त हैं, फ्रेंडली हैं, तो हम कहेंगे ही इज ए लकी चाइल्ड। और ये दोनों नंबर आपस में एनिमी हैं, तो हम कहेंगे अनलकी चाइल्ड। तो आप अपना कैलकुलेट खुद कर लीजिए। अब आप, मैंने बता दिया, आप देखिए आप लकी हैं अनलकी हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि कौन से नंबर दुश्मन होते हैं। दोस्त तो बाकी और न्यूट्रल तो हो ही जाते हैं, कौन से नंबर एक दूसरे के एंटी होते हैं। जैसे 1 और 8 एंटी होता है। और अब एक नंबर को ले लीजिए पहले। एक नंबर के जो एनिमी नंबर है वो 6 है और 8 है। इसके अलावा बाकी सारे नंबर उसके दोस्त हैं। मैं सिर्फ ये एनिमी बता दीजिए, बाकी तो हो ही जाएगा। 2 नंबर का 5 नंबर एनिमी है, 6 नंबर एनिमी है, बाकी सारे दोस्त हैं। 3 नंबर का 4 नंबर एनिमी है, 7 नंबर एनिमी है, और 3 नंबर का 7 और 4, ये 2 नंबर जो है एनिमी है। 4 नंबर के 3 नंबर एनिमी है, 4 का 4 भी एनिमी है, 4 का 8 एनिमी है, 8 भी एनिमी है, और बाकी सारे दोस्त हैं उसके। 5 नंबर का एनिमी नंबर 2 है, बाकी सारे दोस्त हैं। 6 नंबर का 1 एनिमी है, 7 एनिमी है। ये 6 नंबर के 1, 7 और 6, 3 नंबर एनिमी। और 7 नंबर का एनिमी नंबर जो होता है वो 3 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये सब एनिमी नंबर है 7 बहुत के। सारे दुश्मन है 7 नंबर वाला। हाँ जी। और 8 नंबर का जो एनिमी नंबर है 1 है, 4 है, 7 है, 9 है। तो ये सारे 8 के एनिमी हैं। ऐसे 9 के एनिमी नंबर जो होते हैं वो 7 है, मेनली तो 7 है, और दूसरा 8 है। तो आपको गाने का भी बहुत शौक है, और मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें आप खूबसूरत तरीके से गाना गाते हैं, जो कि मैं हमारे व्यूअर्स को दिखाऊंगी भी आपका एक वीडियो। तो मैं आपसे कुछ शब्द बोलूंगी, उस शब्द के भाव में आपको एक गाना बोलना है। गाना बोलना है, गाना नहीं है। आर वी रेडी? तो जब मैं बोलती हूँ पावर, तो आपको कौन सा गाना याद आता है? पावर। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तो आपके लिए दोस्ती पावर है। यस। जब मैं बोलती हूँ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, तो आपको कौन सा गाना याद आता है? टिक टिक 1, टिक टिक 2। सोचिए कोई ऐसा गाना जिसमें चाहे महल ही क्यों ना हो, समृद्धि हो, कहीं प्रॉस्पेरिटी हो। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दे दूं जो मुझे ध्यान आ रहा है। वहाँ इसका मनोज कुमार का गाना है, देश की धरती को लेकर। सोना उगले। हाँ हाँ, सोना उगले। बोलिए। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।
है ना, प्रॉस्परस गाना। यस यस। और अगर मैं बोलूं कोई गाना जो पीस को रिफ्लेक्ट करता हो, शांति को रिफ्लेक्ट करता हो। तू प्यार का सागर है, तेरी रुख बूंद के प्यासे हम। बेहद खूबसूरत। अच्छा, अगर आपको मुझे देखकर एक गाना बोलना हो तो आप कौन सा बोलेंगे? टिक टिक वन। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। अरे वाह, ये तो आपने मुझे खुश कर दिया। बच्चों में आपकी कितनी फैन फॉलोइंग है, यंगस्टर्स में? अब तो मैं यंग ही नहीं रहा। नहीं, पर आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है यंगस्टर्स में, आपको अंदाजा है? मैंने ध्यान नहीं दिया जी कभी इन चीज़ों में। इस पर मैं आपका ध्यान गौर कराती हूँ। हमारे साथ में एक छोटा सा सरप्राइज एलिमेंट है, एंड शी एडमायर्स यू अ लॉट। वैसे तो मेरी बेटी है, बट जब आपके बारे में सुना, पढ़ा, देखा, सो शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे पॉसिबल है। क्योंकि जब हम आज यूथ से बात करते हैं और हम अपनी हिडन साइंसेस की बात करते हैं, अपनी देश की इस गूढ़ विद्या की बात करते हैं, तो बच्चे, आपको पता है कि हटा देते हैं। आपके भी ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यू नो कि कैसे बच्चे होते हैं। बट हियर शी बिकेम वेरी इंटरेस्टेड। तो ये कुछ बच्चों के हिसाब से और यूथ के हिसाब से आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हैं, वेयर आई वुड लाइक टू इनवाइट आरना। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तो आरना ने और मैंने कुछ रैपिड फायर प्रिपेयर किया है आपके लिए, और इसके बाद हम थोड़े से आपको गिफ्ट्स देंगे। वैसे तो आपको गिफ्ट का कोई क्रेज़ नहीं है, पर आपको सुंदर लगेगा क्योंकि ये आपकी अच्छी हेल्थ के लिए है, आपकी स्टेबल वेल्थ के लिए है और आपके फेम के लिए। तो वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ गिफ्ट्स हैं, पर वो आपको तभी मिलेगा जब आप रैपिड फायर जीतेंगे। और आपको 10 सेकंड के अंदर एक जवाब देना, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आप तैयार हैं? हाँ जी। अगर आज आपका कोई एजुकेशन या न्यूमरोलॉजी वाला बैकग्राउंड नहीं होता तो आज आप क्या कर रहे होते? वो ही जानता है जी। मैं नहीं जानता। सुबह सुबह वैसे कौन सी चीज़ करते हो जो कि यू हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट विथ? उठते ही बोलोगे और चार पहले कॉफी मिल जाए। कॉफ़ी? अच्छा। ब्लैक कॉफी पीते हैं? नहीं, वाइट राइट, विद मिल्क। विद मिल्क। ऐसी कौन सी स्किल है जो कि आज आप जिसके बारे में सोचते हैं, यू थिंक यू नो काश ये चीज़ मैंने पहले सीख ली होती? मैं किसी बात पे लाइफ में रिग्रेट नहीं किया। जो जिस वक्त मिलना था मिल गया, और जितना मिल गया बहुत मिला। मैं 24 घंटे ईश्वर का नाम अपनी ज़ुबान पर रखता हूँ, फोटो पर रखता हूँ, तो उसके बिना कुछ भी नहीं है। तो आई ट्रस्ट हिम, जो दे रहा है ज़रूर से दे रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। What's the most powerful number in numerology for you? For me, most powerful number is 8. 8. और ऐसी कौन सी मिथ है आज की डेट में भी लोगों के दिमाग में न्यूमरोलॉजी को लेकर, जिसको आप तोड़ना चाहेंगे? और साइंस की तरह ये भी एक साइंस तो नहीं है जिसको एक्सपेरिमेंट प्रूव किया जाते, लेकिन 5000 साल से लोग हमारे जो एंसेस्टर्स हैं काम करते आ रहे हैं। तो जो चीज़ें 5000 साल से चल रही थी, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये मिट्टी में दब गई है। तो मैंने 30 साल पहले इसको चमका नहीं सका, मिट्टी हटाने लगा। मेरे ख्याल में जितने आज न्यूमरोलॉजी का लेक्चर आप देखते हैं टीवी के अंदर देख रहे हैं, वो अगर आप 20 साल पहले जाए तो इतने नहीं थे। तो इन दिनों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, बिकॉज आई वांटेड टू पुट इट डोर टू डोर। तो भाई ये बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम हर एक के लिए है, हर एक के लिए अपना। मैं जैसे समझा दिया नंबर एनिमी है, ये नंबर नहीं, मतलब 2 घंटे के अंदर इतना न्यूमरोलॉजी पढ़ा सकते हो, बंदा अपना जीवन खुद कर सकता है, किसी पढ़ने को जानते हो। इससे और क्या होता है? आप ऐसी कौन सी करियर टिप है जो कि आप नए जनरेशन को देना चाहते हैं? जिस चीज़ में इंसान को शौक हो, जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा हो काम करने में, वो काम उसको करना चाहिए। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है, चाहे जितना भी अच्छा नहीं करना चाहिए। तो अभी जैसे आपने 8 नंबर के बारे में कहा कि दैट्स योर बेस्ट फेवरेट नंबर, सबसे पावरफुल होता है, बट एट द सेम टाइम उस नंबर में स्ट्रगल बहुत करना होता है, तो ये बेस्ट पावरफुल कैसे हुआ? स्ट्रगल इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। स्ट्रगल That's के बिना true. बात नहीं है। एक टीचर बायोलॉजी का पढ़ा रहा था क्लास के अंदर, तो वहाँ पर जो कुकून होते हैं वो वहाँ पर जो पड़े हुए टेबल पे, और बच्चों को बोला कि तुम देखो, एक्सपेरिमेंट देखो, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में।
तो वो जब वो आया तो क्या देखता है कि कुकुर के अंदर जो लार्वा था एडल्ट बन के जो हिट कर रहा था शेल को, तो तोड़ तोड़ के लोग भाग रहे थे पर एक लड़के को तरस आ गया, उसने ब्लेड लेके शेल को काट दिया। वो उड़ा और उड़ के नीचे गिर गया। उसे टीचर ने पूछा क्यों ऐसे काटा आपने? कहते मर जाता। कहते अब मर गया ना। जिन्होंने आपने स्ट्रगल करना था उन्होंने शेल तोड़ने का, उनके विंग्स के अंदर पावर आ गई और उड़ के चले गए। इसके अंदर वो पावर नहीं आ सकी क्योंकि तुमने उसको स्ट्रगल नहीं करने दिया। तो स्ट्रगल करने से हमारे विंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, कॉन्फिडेंस हो जाता है और लाइफ के अंदर ये डेफिनेट बात है कि अच्छा एक और बात बता कहना चाहता हूँ, किसी आदमी को कौन सा नंबर सूट कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग मेरे को लिख के भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा बता दो। मैं 1 घंटा लगा के करता रहूँगा, उस वक्त भूल जाते हैं, मेरा घंटा वेस्ट हो गया। तो अब उसमें क्या है कि बिना किसी व्यक्ति को साथ बिठाए 4 बातें पूछे उसकी न्यूमरोलॉजी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको पूछना पड़ता है कि आपको ये ईयर आपको कैसा रहा। तो साइकिल और डेस्टिनी नंबर में से कौन सा सूट करता है वो हर एक का अलग अलग है। तो 8 नंबर जैसे डेस्टिनी का है ख़राब है, लेकिन मैंने देखा है कि 8 नंबर में सारे काम सही हुए। बिल्डिंग का नंबर, घर का नंबर, हर चीज़ मेरी 8 पे आ पड़ती। तो मेरे लिए लकी है, औरों को अनलकी हो सकता है। तो एवरीबडी शुड आस्क हो कि भाई जैसे आपकी मैरिज हुई कैसे चल रही है। आपकी मैरिज 16 को हुई थी, तो आप देखिए साइकिल नंबर देखिए, डेस्टिनी देखिए, तो ठीक चलिए तो डेस्टिनी वाला फॉलो कर रहा है। तो वी शुड आस्क द क्वेश्चन आल्सो फॉर द पास्ट हैपनिंग ऑफ अ पर्सन, देन वी शुड डिसाइड विद डीडी नंबर कौन सा उसको आगे लाइफ में ले जा रहा है। वो लोग करते नहीं कहते फोन बता दो जी, हम ये कर देंगे। तो इस पर आपका ब्यूटीफुल टेस्ट पर आना गिफ्ट। मैं आपकी फैमिली के 3 पिलर, आप, आशीष जी और आकाश, तो ये 3 डिफरेंट साइज की नंदी जी हैं एज अ कंप्लीट फैमिली ऑफ 3 मेल अर्निंग मेंबर्स। एंड आप तीनों की हेल्थ वेल्थ स्वस्थ है। ये एक बार आप हाथ लगा दें। आना, ये देखिए पीछे। वेरी ब्यूटीफुल।